नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आज इस वक्त हम जब ये कार्यक्रम लेकर आपके सामने हैं तो देश अहमदाबाद विमान हादसे से पूरी तरह दुख और रंजो गम में डूबा हुआ है। अहमदाबाद से लंदन को जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट उड़ान भरते ही दोपहर में क्रैश हो गई, जिसमें अब तक 240 लोगों के मारे जाने की खबर है और थोड़ी देर पहले 2 लोगों के निकल कर जीवित आने की भी खबर है। उनमें एक रमेश हैं जो काफ़ी चोटहिल तो हो गए हैं, लेकिन उनकी जान बच गई है। अब अहमदाबाद में एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 5 मिनट के भीतर ही एयर इंडिया के लंदन जा रहे प्लेन का क्रैश होना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आमतौर पर एक्सपर्ट मानते हैं कि इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग में यात्रियों की बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है, ख़ास तौर पर जब एयरक्राफ्ट सीधा ज़मीन से टकरा जाए। एयर इंडिया के इस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जैसे अत्याधुनिक यात्री विमान का क्रैश होना बहुत सारे सवाल पैदा करता है। विमान के कैप्टन जो इस हादसे में मारे गए हैं, सुमित सभरवाल, उन्हें 82 घंटे से अधिक का विमान उड़ाने का अनुभव है और वो साथ में पायलटों के ट्रेनर भी थे, यानी दूसरे पायलट को ट्रेंड भी करते थे। और जो दूसरे पायलट क्लाइव कुंदर थे, वो भी 1100 घंटे विमान उड़ा चुके थे। तो जो कैप्टन सभरवाल अब इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत अनुभवी पायलटों में से एक थे इस देश की। तब ये सवाल समझ से बाहर हो जाते हैं कि इतने अनुभवी लोगों के हाथ में विमान था और उसके बाद भी इतना भयानक हादसा हुआ। सारी बातें ब्लैक बॉक्स मिलने और जांच के बाद मालूम पड़ेंगी। भारतीय मीडिया और कुछ एक्सपर्ट्स ने इस हादसे में सैबोटाज का एंगल भी खोज लिया है और हाल में ही पाकिस्तान के साथ हुई जंग की नज़र से भी ये एंगल है सैबोटाज का, ये इसको बल मिल रहा है। सैबोटाज माने बाहरी तरीके के कोई छेड़छाड़, कोई ऐसा साजिश जो इस हादसे को अंजाम देने के लिए रची गई। हाल में सुरक्षा एजेंसियां और जो ब्लैक बॉक्स जांचने वाले जो दल हैं वो असलियत बता पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा विमान हादसा कैसे हुआ, क्या स्थितियां थी, कोई पक्षी टकरा गया जिसकी वजह से दोनों इंजन बंद हो गए, क्योंकि 625 फीट की ऊंचाई पर जाने के फ़ौरन बाद इसके दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं और ये विमान जाकर टकरा जाता है एक मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल से 5वीं मंजिल से। इसका पिछला हिस्सा टकराता है और वहाँ भी तबाही मच जाती। खबर है कि जिस वक्त ये विमान मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराया उस वक्त वहाँ वो लंच का वक्त था और बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, वो सब लंच कर रहे थे। वहाँ भी कई डॉक्टरों के मारे जाने की खबर है। आंकड़े अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। तो एक बहुत भारी क्षति हुई है। प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, देश भर में इस हादसे को लेकर पीड़ा है। सभी ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री भी गुजरात जाएंगे, गृह मंत्री पहुँच चुके हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन ये भारत का जो सबसे बड़ा विमान हादसा बना, इसकी वजह क्या है, इस पर आज मंथन में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा प्लेन क्रैश या कुछ और, ये सवाल आज हम इस कार्यक्रम में पूछ रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के फ़ौरन बाद क्रैश हो गया। हादसा इतना भयावह था कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसे हादसे अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ जाते हैं।
जैसे कि क्या ये महज एक हादसा है या कुछ और, इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले विमान हादसे की एक रिपोर्ट देखिए। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को बड़ा विमान हादसा हुआ। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त विमान में करीब 242 लोग सवार थे। इस बीच अब विमान हादसे को लेकर कई तरह की जानकारी सामने आ गई है, जिसमें सबसे अहम यह है कि विमान के पायलट की ओर से क्रैश से ठीक पहले करीबी एटीएस को सिग्नल खतरे का भेजा गया था, जिसके कुछ पलों के बाद ही विमान क्रैश हो गया, जो अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गया कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट 171 लंदन जा रही थी। विमान ने 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के फौरन बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री भी पार नहीं कर पाया। एयर इंडिया का विमान 1:40 पर क्रैश हो गया। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिरा, जिससे इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त विमान अतुल्य हॉस्टल के चारों इमारतों से टकराया, उस वक्त हॉस्टल में कई लोग मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें से 230 वयस्क, 2 बच्चे, 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू शामिल थे। विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाल के नागरिक सवार थे। एयरक्राफ्ट 171 को कैप्टन सुमित साभरवाल चला रहे थे, जबकि उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। सुमित साभरवाल को 8,200 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था, जबकि क्लाइव का अनुभव 1100 फ्लाइट आवर का था। क्रैश के फौरन बाद एयरपोर्ट इमरजेंसी टीम को सक्रिय कर दिया गया। घटनास्थल से दूर तक धुएं के घने बादल देखे जा सकते थे। यात्रियों से भरा विमान मेघानी नगर की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा चुका है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। हर तरफ बिखरी लाशें, मलबे का ढेर और राख ही राख। हादसे की भयावता को बयान करने के लिए काफी है। विमान हादसे के बाद इस फ्लाइट में सवार यात्रियों की लिस्ट भी सामने आई है। फ्लाइट में सवार यात्रियों की सूची में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी नाम है। यात्रियों की सूची में विजय रूपाणी का नाम 12वें नंबर पर अंकित है। उनका सीट नंबर 2D दर्ज है। भयावह हादसे से दुखी एयर इंडिया ने अपने एक्स अकाउंट को ब्लैक डीपी में बदल दिया। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद हर तरफ गम का माहौल है। हादसे के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ बीजेपी सांसद पीयूष गोयल, किरण रिजिजू समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं। बहुत दुख की बात है कि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना बहुत बड़ी है। इसलिए इस समय पर इतनी ही जानकारी मिली तो हमारी अपील यही होगी सरकार से, हालांकि सरकार खुद कोशिश कर रही होगी कि सभी यात्रियों को बचाएं, सुरक्षित पहुंचाएं और उनका इलाज हो। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो किसी की जान न जाए।
दुनिया भर में हवाई यात्रा को बेहद सुरक्षित और सुगम साधन माना जाता है। रेलगाड़ियों में भीड़-भाड़ और अधिक समय लगने से यात्रियों का एक बड़ा वर्ग हवाई यात्रा को प्राथमिकता देता है। लेकिन इस तरह के जब हादसे होते हैं तो अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या वाकई हवाई सफर सुरक्षित है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया, उनके प्रति के न्यूज़ परिवार श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनके परिवारों को ये महादुख सहने की शक्ति दे। हमने एक ऐसा राजनेता भी खो दिया इस हादसे में, जो वास्तव में जिनकी प्रशंसा बहुत लोगों के मुंह से हमने सुनी। विजय भाई रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, ये उनकी आखिरी सेल्फी है। किसी जो ये महिला की तस्वीर दिख रही है, ये भी उनकी सही यात्री थी और ये भी लंदन जा रही थी। तो इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट की और अपने परिजनों को बताया कि जिस फ्लाइट से वो लंदन आ रही हैं उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब भी पीछे बैठे हैं। ये महिला, इन्होंने ये सेल्फी ली थी और विजय रूपाणी का ये आखिरी चित्र है उस फ्लाइट में बैठे हुए जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो एक बहुत बड़ा राजनेता, एक जनता के लिए काम करने वाला राजनेता विजय रूपाणी के रूप में हमने खो दिया है। उनके परिवार को भी के न्यूज़ की तरफ से बहुत ईश्वर उनको शक्ति दे कि वो कम से कम इस महादुख से उबर सकें। बहुत शोक संवेदनाएं हम व्यक्त करते हैं सभी परिवारों के लिए। अब इस महा हादसे, सबसे बड़े हादसे से उबर कर निकल कर एक शख्स अभी फ़िलहाल जो हम लोग के सामने आए हैं वो है रमेश। ये शख्स हैं, इनको देखिए, ये बाकायदे चल रहे हैं, अपने पैरों पर चल कर जा रहे हैं। चोट लगी है इनको। ये वही कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अगर ईश्वर ने आपका पन्ना पूरा नहीं हुआ, जैसा कहा जाता है कि आपका अगर किरदार पूरा नहीं हुआ इस दुनिया में, तो फिर आपका ऐसे भी कितना भी बड़ा हादसा हो, कुछ भी हो, आग के बीच से बचकर आ जाएं। तो रमेश इसी आग के गोले से बचकर निकल कर आए जिसमें 240 लोग समा गए हैं। एक अन्य यात्री के भी बचने की खबरें हैं, अभी वो सामने नहीं, उनकी कोई तस्वीर, उनका कोई वीडियो आया है, लेकिन समाचार एजेंसियां और कुछ अखबारों की वेबसाइट इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि इस हादसे में जो 240 लोग मारे गए हैं और 2 लोग बच गए हैं। वहाँ के कमिश्नर जो गुजरात के हैं, अहमदाबाद के, उन्होंने रमेश के बच निकलने की पुष्टि की है। इनकी माँ, जब हादसा हुआ तो इनकी माँ वहाँ पर आई थी और उनसे पूछ रहे थे पत्रकार कि क्या आप किसको खोज रही, तो उन्होंने कहा मेरा बेटा, और उससे मेरी बात हुई है, उसे पैर में चोट लगी है, वो बच गया है। तब उस वक्त लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब रमेश की तस्वीर आ गई। तो कुल मिलाकर ये बड़ी भयानक घटना है और टेक ऑफ के तत्काल बाद ये कुछ ही मिनटों में ये घटना हो गई। शायद 1 मिनट का वक्त भी उस पायलट को नहीं मिला होगा जो इतना दक्ष और कुशल पायलट रहा होगा। एक और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, ये अभी ताज़ा तस्वीर है। टेक ऑफ के तुरंत बाद जैसे ही ये विमान टकराया है, तो ये दूसरे एंगल से एक ताज़ा तस्वीर है, वो आप देखिए। लेकिन ये एयरपोर्ट का सीसीटीवी जो कैमरा है, उसमें ये तस्वीर दूसरे एंगल से कैद हुई है और ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राज खोलेगी। ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है, आशंका व्यक्त की जा रही है, कहीं कोई पक्षी तो नहीं टकराया है कि दोनों इंजनों से पक्षी टकराया हो, इंजनों ने उस पक्षी को शक कर लिया हो और फिर दोनों इंजन बंद हो गए हों। इस तरह की बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि विमान उड़ान भरने के तत्काल बाद पायलट सुमित सभरवाल ने एटीसी को जैसे ही 625 फीट की हाइट पर गया और फिर नीचे जब विमान ये गिरने लगा, तभी एटीसी को मेडे कॉल दी थी और इसकी पुष्टि डीजीसीए ने कहा है कि इसके बाद एटीसी ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सुमित सभरवाल ने मेडे कॉल दी थी और इस कॉल में 3 बार मेडे 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 कहा जाता है। एक इमरजेंसी कॉल है कि अब शायद ये विमान ना बच पाए। इसके बाद सारी एजेंसियां, सारे सिस्टम को विमान को बचाना होता है। तो एयर इंडिया के विमान ने एटीसी के कॉल का जवाब नहीं दिया। दोबारा जब एटीसी ने कॉल की तो
तो उसका जवाब नहीं मिला। तब तक विमान गिर चुका था। समाचार एजेंसियों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें विमान के एटीसी को मेडे कॉल दी थी, लेकिन इसके बाद फिर वो कोई जवाब वहाँ से मिला नहीं और रनवे से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही ये ज़मीन पर गिरा और फिर ये इतना बड़ा हादसा हुआ। अब वास्तव में अगर बात की जाए तो मेडे कॉल क्या है, आम लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है और इससे पहले मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी कि मेडे कॉल क्या होता है। तो कुल मिलाकर अगर मेडे कॉल की बात करें तो ये एक इमरजेंसी सिग्नल है। इसका इस्तेमाल जान बचाने के लिए किया जाता है, खासतौर पर हवाई जहाज़ और समुद्री जहाज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। आग लगने या पुलिस कार्रवाई के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इमरजेंसी के समय मेडे 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 3 बार लगातार बोला जाता है। यह कॉल बाकी संदेशों से अलग होती है। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार इसका एक पहले से तय किया गया फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में मेडे कॉल संबंधित स्टेशन का नाम, जिस विमान से कॉल किया गया उसका साइन, इमरजेंसी किस तरह की है, मौसम कैसा है, पायलट की मांग क्या है, हालात, ऊंचाई, तमाम चीज़ें इसमें होती हैं, यात्रियों की संख्या भी। मेडे कॉल वास्तव में ये शब्द कहाँ से आया? लंदन में फेडरिक स्टैनली मैकफोर्ड नाम के एक सीनियर रेडियो ऑफिसर थे। 1921 में उन्हें एक ऐसा शब्द खोजने के लिए कहा गया जो खतरे और आपातकाल की स्थिति को बताए। यह शब्द पायलटों और ग्राउंड स्टाफ को आसानी से समझ में आना चाहिए, ऐसा उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया, इसलिए उन्होंने मेडे शब्द बनाया। यह फ्रेंच का शब्द है, मेडेर से आया है, जिसका मतलब है मेरी मदद करो। मेडे मेडर इसका जो शब्द है फ्रेंच शब्द है और इसका जो फ्रेंच का जो तर्जुमा है हिंदी में उसमें है मेरी मदद करो। इससे पहले SOS और मोर्स कोड का इस्तेमाल इसी काम के लिए किया जाता था। मैकफोर्ड ने सोचा कि पायलट और ग्राउंड स्टाफ ज़्यादातर फ्रेंच में बातें करते हैं, इसलिए उन्होंने फ्रेंच शब्द को ही चुना। तो ये कुल मिलाकर मेडे का मतलब है। और जैसा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट के पास एक ही शब्द, एक ही मिनट का वक्त था और अभी जो निकल कर इस पूरे हादसे से बचकर रमेश आए हैं वो कह रहे हैं कि 5-10 सेकेंड का खेल हो गया, मतलब 20-25 सेकेंड में ही सब कुछ हो गया। तो ये प्रारंभिक जो बातचीत उनकी हुई है और 1 मिनट में ही कोई मतलब कोई वक्त बिल्कुल नहीं मिला, जरा सा भी वक्त नहीं मिला कि इस हादसे से पायलट विमान और यात्रियों को उबार सकते। टेक ऑफ में इंजन फेल होने पर ये क्रैश होना बताया जा रहा है, लेकिन अब इंजन क्यों हुआ, क्या हुआ, बहुत सारे इसके कारण हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। कुछ आंकड़े इस दौरान जब ये हादसा हुआ उसके बाद हमने जो सर्च किए तो पता चला कि दिल्ली के बाद अहमदाबाद का एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट है जहां सर्वाधिक अब तक 83 बार, ये 2023 तक का आंकड़ा है, उसके बाद का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, सर्वाधिक 83 बार यहाँ बर्ड पक्षी टकराया है विमानों से और हादसे हुए हैं। दिल्ली में ही इससे ज़्यादा हुआ है। तो पक्षी की बात भी हो सकती है क्योंकि पक्षी भी बहुत बड़ा कारण होता है। और अभी एक और एक्सपर्ट से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जो ये विमान है बोइंग जिसमें हादसा हुआ है, वो बनाने वाली जो कंपनी है बोइंग, उसके एक इंजीनियर ने ये कहा था कि जो कास्ट कटिंग के कारण कंपनी फ्यूल टैंक में कुछ ऐसे नट बोल्ट लगा दिए हैं या वो गलत तरीके से लग गए हैं आपाधापी में जल्दी से सप्लाई देने में या इस तरह कुछ कास्ट कटिंग के चक्कर में, जिनकी वजह से जैसे जैसे ये विमान पुराने होंगे भीषण और भयंकर हादसे होंगे। और बाद में फिर कंपनी ने 2024 में सफाई भी दी कि सारी चीज़ों को ठीक कर लिया गया है, कुछ बोल्ट कुछ स्क्रू गलत जगह लगा दिए गए हैं। ये बोइंग के ही इंजीनियर थे, उन्होंने इसका खुलासा 2023 में किया था। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें अब इस हादसे के बाद चल रही हैं, लेकिन एक ये भी एंगल है कि क्या सैबोटाज किया गया। तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय शुक्ला, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक जुड़ गए हैं, रंजना यादव वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम समाचार चैनलों में रही हैं, RC वाजपेयी एयर मार्शल हमारे साथ जुड़े हैं। वाजपेयी जी को बहुत लंबा अनुभव है, इस तरीके के तमाम ऑपरेशंस में भी रहे हैं, फौज एयरफोर्स में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। और GS चौहान एयरफोर्स ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हैं, वो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन तमाम चीज़ें बहुत सारे अनुभव उन्हें हैं। तो
एयर मार्शल आर सी वाजपेयी साहब की तरफ मैं रुख करूंगा और उन्हीं से सीधे पूछूंगा कि वाजपेयी जी, इस तरह जो ये हादसा हुआ है अहमदाबाद में, प्रथम दृष्टया आपके जहन में क्या तस्वीर बनती है, क्या इसके कारण हो सकते हैं? पहले तो ये बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है जी। मैं संवेदना पीड़ितों के प्रति समर्पित करता हूँ। ये घटना जो घटी है जी, इसमें रिएक्शन टाइम बहुत कम मिला है पायलट को, और ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। आप बता रहे थे मेडे का जो एक संबोधन है, एक उच्चारण है जी, वो एक इमरजेंसी के दौरान किया जाता है, जब उसके पास कोई और विकल्प नहीं रह जाता है जी, कि उसके जहाज में कोई तकनीकी खराबी आ गई है और वो विवश है, हमें उसकी मदद करो हमारे साथ, चाहे वो पानी वाला जहाज हो चाहे हवाई जहाज हो। तो इसमें ये एक जैसा आप बता रहे थे भी कि टेक ऑफ करने के बाद ही उसने मेडे का मैसेज भेजा, इसके माने कि कोई जैसे ही वो एयरबॉर्न हुआ है, जमीन छोड़ी उसने, उसके बाद ही कोई घटना घटित हुई है। वैसे तो जो इसका कारण है वो तो पता लगेगा CVR और FDR के बाद जो ब्लैक बॉक्स कहलाता है जी, उसके मिलने पर खाली हम लोग एक कंजेक्चर कर सकते हैं, एक मतलब अपना अनुमान लगा सकते हैं कि संभावनाएं ये हैं, तो संभावनाओं पर ही चर्चा कर सकते हैं। बाकी जो सही कारण है उस पर कोई टिप्पणी करना अनुचित होगा, मतलब संभव नहीं है हमारे लिए जी। जहाँ तक कारण इसके हैं, पहली बात तो ये कि ये बड़ी कैटास्ट्रॉफिक इंसिडेंट हुई है कि जिसके बाद उसके पायलट के पास कोई विकल्प नहीं रहा है, उसके कंट्रोल निष्क्रिय हो गए हैं और उसके इंजन बंद हो गए हैं, उसका कम्युनिकेशन बंद हो गया है, क्योंकि जैसा किसी चैनल ने बताया कि कोई कम्युनिकेशन उसके बाद नहीं हुआ है क्रैश और उसके मेडे के बीच में। तो इसके माने सारी उसकी कम्युनिकेशन, इंजन पावर और इसके अलावा जो कंट्रोल होते हैं, फ्लाइट कंट्रोल, वो गड़बड़ हो गए हैं, कुछ नहीं काम कर रहे हैं। तो जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो लिफ्ट जो है वो उसको नहीं मिल रही है, इसके माने जहाज जो है वो नीचे आता है जब उसके इंजन काम नहीं करते हैं या वो किसी एक एल्टीट्यूड में होता है, खास एल्टीट्यूड में। और जैसा कि दिखाया है पिक्चर में अभी थोड़ी देर पहले कि जहाज जो है दाएं बाएं घूमता है, मतलब कंट्रोल के बाहर है, इसके अलावा उसको लिफ्ट भी नहीं मिल रही है जी। ये तब घटना घटित होती है कि जब उसको एक तो बर्ड हिट की संभावना होती है या दोनों इंजन जो है खराब हो जाए। दोनों इंजन की एक साथ खराब होने की संभावना जरा कम होती है, मगर अब है तो हुआ है ऐसा, क्योंकि उसको पावर नहीं मिल रही है। वैसे ही इस जहाज की एक विशेषता है कि वो एक सिंगल इंजन पर टेक ऑफ कर सकता है। हाँ, और ये कहा जा रहा है वाजपेयी जी कि ये बहुत ही आला किस्म का जहाज है। दोनों वाजपेयी जी, जी, ये कहा जा रहा है कि जी। बहुत आला किस्म का जहाज है, बहुत अच्छा जहाज है ये। इसके बारे में जो जानकारियां दी जा रही हैं, अब मुझे पता नहीं कितना आला है, लेकिन बता रहे हैं बहुत अच्छा किस्म का जहाज है। क्या क्या कर रहे हैं? ये जो जहाज क्रैश हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा जहाज है, मतलब ये कोई इस तरह का इसमें कहीं कोई नहीं, बहुत आला जी, किस्म की टेक्नोलॉजी है इसमें। एक संभावना ये भी की जा रही है जी। सैबोटाज भी हो सकता है। जी जी, मैं इसी पर बात करने वाला था आपसे कि सैबोटाज के एंगल को आप किस तरीके से देखते हैं? उसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे एकदम से एकाएक इस तरह के कैटास्ट्रॉफिक इंसिडेंट हो जाना कि जिसमें उसका कंट्रोल टोटली हट जाए, उसके ऊपर कोई नियंत्रण न रह जाए जहाज के ऊपर, ये बहुत कम होता है जनरली। इतना जरूर देखा गया है कि जहां बर्ड हिट होती है वहां पर जहाज पर एक पत्थर की तरह नीचे आता है। जी जब तक उसका फॉरवर्ड मोशन है तब तक तो चलेगा थोड़ा सा वो, जी। और उसके बाद फिर नीचे वो एक ग्रेविटी में नीचे पत्थर की तरह नीचे गिरता है और फिर नष्ट हो जाता है। हमारे एयरफोर्स के तमाम पायलट फाइनल्स में आने पर जब बिल्कुल जमीन छूने वाले हैं उस समय चिड़ियाँ उनमें घुस गई और उसको बिल्कुल इंजन बंद हो जाता है, वो खत्म हो जाता है इंजन के परफॉर्मेंस, और वो नीचे गिर जाता है। कई बार हम लोगों ने ऐसे पायलट्स को लूज कर दिया है, बड़ी जी। कोशिश करने के बाद ये नहीं बचा पाए उनको हम। जी तो ये घटना संभव है, क्योंकि बर्ड हिट एक ऐसी समस्या है कि हमेशा होती रही है, मगर अगर बर्ड हिट खाली एक ही इंजन में होगी और अगर लेवल फ्लाइट कर रहा है बराबर वो, क्योंकि टेक ऑफ के समय किसी ने बताया अभी कि टेक ऑफ करते समय अगर एक इंजन में भी पावर खत्म हो गई तो जहाज क्रैश करेगा, उसके बाद उसको पावर नहीं मिलेगी लिफ्ट के लिए।
लिफ्ट के लिए पावर भी चाहिए और आपका कंट्रोल भी चाहिए। अगर पावर नहीं है, खाली लिफ्ट वाला कंट्रोल आपके पास है, तो वो भी इफेक्टिव नहीं होगा, थोड़ी जी देर बाद वो भी नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से तकनीकी खराबी भी हो सकती है, और सेबोटाज भी हो सकता है, बर्ड हिट भी हो सकती है, टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, कोई उसमें मतलब कोई ऐसा कंट्रोल गड़बड़ हो गया हो जिसकी वजह से जी जहाज पर उसके इंजन को बिल्कुल खराबी आ गई हो। तो यही तीन तीन चार कारण होते हैं। एक तो है कि टेक्निकल फॉल्ट, दूसरा है पायलट एरर। पायलट एरर की संभावना कम है, क्योंकि जब पायलट जितना एक्सपीरियंस हो, साथ में को पायलट भी है, तो गलतियां जरा कम होती हैं। पर उसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी गलती हुई है, मगर ये तो चूंकि उसने मेडे मेडे दिया है, इसके माने कि वो सतर्क है, सचेत है, उसको पता है कि हाँ क्या हो रहा है, हमारे पास क्या कंट्रोल नहीं है और क्या घटना घटित हो रही है। उसके अलावा उसके पास रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, तो उसके बाद पूरी बात नहीं कर पाता है वो। जी इसलिए उसने खाली मेडे मेडे किया, और उसके पश्चात जैसा आप देख रहे हैं कि वो टकरा गया उससे, बिल्डिंग से, और सारे यात्री उसमें अपनी जान खो बैठे। शायद आप बता रहे हैं कि ये कोई बच गया उसमें, जी तो जी बड़ी बड़ी बहुत बढ़िया बात है ये, किसी की जान बच जाना उसमें। जी जी और जैसा कि पहले खबर आ रही थी कि इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है ये, और ऐसा बहुत कम होता है। एक जहाज हुआ था जब वो समुद्र में गिरा था, जी वो भी एयर इंडिया का ही था, जी और विदेश जा रहा था, अमेरिका, और वो उसमें समुद्र में बिल्कुल अंदर चला गया था, तो जी उसमें हमारे तमाम यात्री खत्म हो गए थे। जी तो ये बड़ी ही एक ऐसी चित्र हुई कि जिसमें जैसा कि हमने बताया कि सीबीआर और एफडीआर के मिलने के बाद ही जी स्पष्ट होगा कि क्या कारण रहे हैं इसके, किस कारण से ऐसी दुर्घटना हुई है कि जहां सबकी मतलब इस तरह की हम अपने लोगों की जान खो बैठे, और उसके पश्चात कोई और मैसेज नहीं आया। जी अगर जी कोई जी मैसेज और आता तो पता लग जाता कि हाँ भाई उसके इंजन बंद है या क्या है। तो रिएक्शन टाइम नहीं रहता है पायलट के पास ऐसी ऐसी घटनाओं में, और जब एक बार मेडे ट्रांसमिट कर देता है वो, तो बचाव की संभावना बहुत कम होती है। जी 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 बिल्कुल ठीक बात है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बहुत ही भयानक हादसा, इससे ज़्यादा भयावहता क्या हो सकती, इतना भयावह हादसा। लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि एक व्यक्ति तो सामने नज़र आ गया, एक दूसरा भी व्यक्ति एक बचा है, एक यात्री। तो ये भी बहुत मतलब एक लीला ही है ईश्वर की, कि कैसे जहाँ पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया हो, अगल बगल की इमारतें बर्बाद हो गई हों, डॉक्टरों के भी मारे जाने की खबरें हैं, उसके बाद दो लोग बच जाएं, तो ये ईश्वर की लीला ही है। लेकिन कुल मिलाकर इस तरह के हादसे एक पूरे सिस्टम को हिला कर रख देते हैं, एक पूरे तंत्र को हिला कर रख देते हैं, और छोड़ जाते हैं बहुत सारे सवाल। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी हम इसके तमाम पहलुओं पर इस हादसे के संदर्भ में बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा प्लेन क्रैश या कुछ और, इस संभावनाओं को भी हम देख रहे हैं। हर साल दुनिया भर में सैकड़ों विमान हादसे होने के बाद भी हवाई सफ़र को सबसे सेफ और सुगम माना जाता है। बीते 7 साल के दौरान अगर देखें तो हर साल औसतन 200 विमान हादसे दुनिया के विभिन्न इलाकों में हुए हैं। एविएशन सिस्टम और सेफ्टी के अनुसार सबसे ज़्यादा विमान हादसे टेक ऑफ के दौरान और फिर लैंडिंग के दौरान होते हैं। अगर देखा जाए तो एवरेज ये है कि टेक ऑफ के दौरान होते हैं, और वरना फिर लैंडिंग के दौरान होते हैं। 2023 में 109 ऐसी दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 37 टेक ऑफ और 30 लैंडिंग के दौरान हुई। इस बार एयर इंडिया विमान हादसा भी टेक ऑफ के दौरान ही हुआ। दरअसल टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान ही अक्सर इंजन फेल हो जाते हैं। हर साल दुनिया भर में सैकड़ों विमान हादसे होने के बावजूद हवाई सफ़र को लेकर लोग आश्वस्त रहते हैं। 6 साल में 813 प्लेन क्रैश और 1500 यात्रियों की जान गई है। विमान हादसों पर नज़र रखने वाली संस्था एविएशन सेफ्टी के आंकड़ों को अगर माने तो 2017 से 2023 के बीच दुनिया भर में ये प्लेन क्रैश 813 हुए हैं, और इसमें यात्रियों की जानें गई हैं। सबसे ज़्यादा विमान हादसे लैंडिंग के दौरान ही होते हैं, जैसा कि हमने आपको कहा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चुनौती भी है एविएशन इंडस्ट्री के लिए,
बहुत सारी चीज़ों के लिए। अभी इनकी जांच होगी और जांच के बाद जैसे ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो आखिरी बातचीत क्या हुई, क्या कोई बातचीत रिकॉर्ड है एटीसी में, क्योंकि ये भी एक सवाल उठता है कि आखिरी बातचीत, आखिरी शब्द पायलट ने क्या कहे, ये भी देखने की बात होगी। तो इसकी जांच का जो प्रावधान है कि विमान बनाने वाली कंपनी का एक दल होगा, जिन जिन देशों के नागरिक 20 से ज़्यादा नागरिक मरे होंगे, जिन देशों के, ये भी एक नियम है कि 20 से ज़्यादा नागरिक अगर इस देश के मरे होंगे तो उस देश का एक प्रतिनिधिमंडल भी जांच में शामिल होगा, टेक्निकल टीम होगी। तो भारत, ब्रिटेन, इन देशों के नागरिक 20 से ज़्यादा मरे हैं तो उनके लोग होंगे निश्चित तौर पर। और विमान कंपनी होगी, विमान संचालन कंपनी होगी, विमान को निर्माण करने वाली कंपनी होगी, और फिर जो भी अथॉरिटीज़ होंगी वो भी अपने आप इसको देखेंगी। हमारे साथ GS चौहान साहब जुड़े हैं, एयरफोर्स अफसर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। चौहान साहब, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत सारे कारण, बहुत सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं, लेकिन सैबोटाज का एक एंगल दिख रहा है या देखने की कोशिश भी की जा रही है कहीं ना कहीं कि ये क्या सैबोटाज हो सकता है, इसमें कोई आशंका इस बात की नज़र आती है। और क्या मोटे तौर पर क्या इसको देखा जाए, समझा जाए, माना जाए? अनम्यूट करिए डॉक्टर GS चौहान, अनम्यूट कीजिए प्लीज। Now I am hearable? यस प्लीज। Okay. Again, good evening, sir, Air Marshal sir, and all the panelists को मेरा नमस्कार, viewers को नमस्कार। आज भारत के एविएशन के इतिहास में काला दिन है, बड़ा ये दुखद है। और आपका जो, मैं मूल प्रश्न पे आता हूँ कि क्या ये सबोटेज है? देखिए, सबोटेज वर्ड जो है वो जनरली हम लोग उसको बहुत ही दूसरे तरफ से लेते हैं, उसमें टेररिज्म की एक्टिविटी, देशद्रोह की एक्टिविटी वगैरह। जब हम किसी क्राइम के बारे में बोलते हैं कि क्राइम हुआ है तो स्ट्रेट वे वी थिंक दैट मर्डर हो गया या जो बहुत सीरियस, लेकिन छोटी मोटी चीज भी उसको क्राइम में ही आते हैं। ठीक इसी तरह सैबोटेज, वैसे हमारे लेट CDS रावत साहब ने कहा था कि 2.5 पीपल हम लोग को 2.5 फ्रंट में लड़ना है, 2 चीन एंड पाकिस्तान और आधे अपने देश के लोगों से। तो सैबोटेज संख्या में है। अब सैबोटेज जो है, इट इज नॉर्मली इट इज इंटेंशनली, बट यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, ये जहाज दिल्ली से उड़ा, 1.5 बजे यहाँ पहुंचा, 1.5 घंटे यहाँ रुका रहा, there was no problem, and it had 9 minutes and some seconds from starting of the runway पर जब ये स्पीड पकड़ रहा था और जहाँ इसका क्रैश हुआ, एयरबोर्न वो केवल 1 मिनट 9 सेकंड था जी। तो 1 मिनट 9 सेकंड में, जैसे हमारे टॉप ऑफिसर एयर मार्शल साहब जो हमारे पैनल में हैं, उन्होंने कहा कि एक चांस जो बर्ड हिटिंग है, दैट इज द मोस्ट डेंजरस फॉर एविएशन एयरक्राफ्ट, वो एक संभावना है, लेकिन उसको हम लोग अभी नहीं कह सकते जब तक कि वो ब्लैक बॉक्स ना मिले और के टुकड़े टुकड़े हो गए। ब्लैक बॉक्स ही हमें टेक्निकल फॉल्ट के बारे में बताया। लेकिन मेरे मन में एक जो चीज आ रही है कि जब एक्सपीरियंस पायलट जो है, काफी एक्सपीरियंस थे, ट्रेनर भी रहते हैं, उन्होंने जब मेडे कॉल किया तो व्हाई दैट प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स वाज नॉट, ऑल्दो द टाइम वाज वेरी शॉर्ट। इसी 1 मिनट और 9 सेकंड का तो टोटल उसका एयरबॉर्न था जी। अब उसमें उन्होंने अगर मान लीजिए 30th सेकंड में या 20th सेकंड में उन्होंने मेडे कॉल किया होगा, बट वी इन आवर इंडियन एयरफोर्स, आवर ATC एक जहाज को काफी दूर तक जो है मॉनिटर करता है, गाइड करता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है, कहीं मेरे मन में एक संदेह है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ कि व्हाई दैट प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दे। नहीं, सवाल तो डॉक्टर चौहान, सवाल तो होंगे ना, सवाल तो सबसे होंगे, कोई छोटी मोटी घटना थोड़ी हुई है, सबको बाकायदे कसौटी पर कसा जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं जी। तो
एज एन एयर वेटरन मेरे दिल में कहीं ये सवाल एक उठ रहा है। रही बात सबोटेज कैनॉट बी, मतलब उसको आप नकार नहीं सकते जब तक कि इसकी फाइंडिंग ना आ जाते। सबोटेज में हम लोग स्कूटर वगैरह भी गाड़ियां लेते हैं, उसमें अगर पेट्रोल में आपने आधा ग्राम नमक डाल दिया तो खत्म। Then जी what was that? I mean, this aircraft was having about 30,000 gallon of ATF, air fuel, right? तो वो जो है उसके बाद what was the load of the luggage? देखिए, आप एयरलाइंस में जाइए, 45 kg या 40 kg आप जो है उसमें बुक कर सकते हैं, लेकिन हम अगर 60 kg डालते हैं तो 20 kg का वो पैसा ले लेते हैं, isn't it? जी। तो क्या इस तरह कहीं वो ओवरलोडेड विद लगेज तो नहीं था, क्योंकि टेक ऑफ में जो पुलअप नहीं हुआ, ये भी एक कारण हो सकता है। दैट इज नीडेड टू बी सीन। उसमें जो पेट्रोल है वो भी बहुत 1.25 लाख लीटर से ज़्यादा पेट्रोल उसमें भरा हुआ था, लंबी फ्लाइट थी, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हैं। कुछ और इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, कुछ यात्री सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, कल ये जब लंदन से फ्लाइट चली थी तब भी इसमें 2.5 घंटे लेट चली थी, कुछ प्रॉब्लम आई थी। फिर जैसा आप कह रहे हैं कि वाया दिल्ली आई है और यहाँ भी आके उतार के तुरंत ही गई है, तो क्या इतनी जल्दी सारी चीज़ें टेक्निकलिटी देखी जा सकती? कुछ और वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, उसमें दिल्ली से जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि इसमें व्यवस्थाएं नहीं थी, इसमें एसी नहीं चल रहा था, इसमें बहुत सारी इस तरह की बातें होती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि एसी का कोई लेने देना इससे होगा बहुत ज़्यादा। नहीं, ये तो एक कॉमन फैक्टर्स हैं, वो तो सर्विसेज के बारे में है। हम लोग जो आज जो देख रहे हैं वो टेक्निकल फॉल्ट था, सबोटेज था, कि एयरलाइंस की कुछ कमी थी। देखिए, आप और हम लोग जाते हैं आज के एयरलाइंस वगैरह में जाते हैं, और अब पैसेंजर्स हो गए बहुत ज़्यादा, और उनका जो मूवमेंट है, एक ही कैप्टन, एक ही पायलट जो है उसके पास। हम लोग अगर टैक्सी बुक करते हैं तो ड्राइवर से पूछते हैं, भैया रात को सोए कि नहीं सोए? ये बड़ा अहम प्रश्न है, ये बड़ा अहम प्रश्न है। वी हैव 3-4 टाइप्स ऑफ दिस वन। मॉर्निंग टाइम में बिफोर द फ्लाइंग मेडिकल, मेट्रोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस वगैरह, और ये सब दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं, कई बार मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि मैं बेंगलोर से आ रहा था और तो देखा कि वही एयरक्राफ्ट देहरादून से बेंगलोर गया और वही केवल उन्होंने सीट उट सफाई करी। एंड देन वी आर ह्यूमन बीइंग, पायलट्स जो होते हैं वो कितना उनसे काम लिया जा रहा है, हाउ मच हैव दे रेस्ट। दिस इज अदर देन टेक्निकल फॉल्ट एंड अदर देन सबोटेज। जी, ये भी इस ओर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की पहले घटनाएं हो चुकी हैं। रंजना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक पत्रकार के तौर पर इस पूरी घटना को आप कैसे देखती हैं? जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये इतनी दुखद घटना है जिसके लिए तो बहुत मतलब मन बहुत दुखी है जी। इतने सारे का एक साथ जाना, हमारे अपने लोग हैं, वो सब हमारे देश के अपने भाई बंद, और वो सब चले गए, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। तो उसके लिए इस दुखद क्षण में हम सब एक बार ईश्वर को याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। और अब उसके बाद हमारा मन जो है वो जब इतना व्यथित है, तो हमें नेचुरली उसके बारे में हम सोचेंगे भी कि ये क्यों हुआ आखिर हादसा। तो इसमें 2-3 चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं कि जैसे जो हवाई जहाज था उसको बोलते हैं वो टेक ऊपर नहीं उड़ पाया, उसको स्टॉल करना बोलते हैं, कि स्टॉल यानी कि वो बैठ गया नीचे, वो उड़ नहीं पाया जी। तो जब वो नीचे, जैसे अभी ये बता रहे थे कि पत्थर की तरह नीचे आता है, तो पूरे उसके जो डायने वगैरह सारे सब चीज ठीक थे, फिर भी वो बैठा क्यों नहीं लेकर। और सबसे कठिन जो चीज होती है वो जब वो जहाज नीचे आता है तब होती है, मगर ये तो टेक ऑफ के समय ही इसमें हादसा हो गया, जो कि बहुत रेयर है और बहुत चिंता का विषय है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो हुआ है ये तो है ही। तो मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं कि इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं, कि जैसे तकनीकी खराबी, जैसे आपने कहा, तो ठीक है कि तकनीक की खराबी हो सकती है, या फिर बर्ड हिट हो सकती है, चिड़िया किसी ने हिट किया हो उसको, तब हो सकता है। पायलट की गलती हो सकती है,
या फिर जो प्लेन की परफॉर्मेंस में कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। जैसा सब ठीक कह रहे थे, हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोडिंग हो गई हो, सामान बहुत ज्यादा लोड हो गया हो, ऑयल बहुत ज्यादा लोड है और इसमें सब लोग भी बहुत ज्यादा थे, तो इस हिसाब से रनवे पे आप कितनी डिस्टेंस पे आप दौड़ाते हैं हवाई जहाज को, जी उसके बाद वो जब स्पीड पकड़ लेता है तब वो फिर वो ऊपर चढ़ता है। तो आपने कहीं शॉर्ट रनवे तो नहीं ले लिया, तो वो सब चीजें तो ब्लैक बॉक्स में जब उसकी पूरी इंक्वायरी होगी तभी पता चल पाएगा। पर मोटी मोटी जो हम लोग जो देखते हैं उसमें 3-4 चीजें जो है मुझे दिखाई दे रही हैं ऐसी। और फिर ये भी बात सही है कि अगर उन्होंने मदद के लिए मांगा था कुछ, तो उस समय वहां से भी कुछ रिएक्शन आना था। अभी देखिए पूरे देश में इतना नेटवर्क हो गया है और हमारी सरकार भी बहुत काम कर रही है। कितनी वंदे भारत चल गई हैं, कितनी सारी जिसने चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन ही तो है ये। ऐसे ही ये ट्रांसपोर्टेशन भी, इसको भी बहुत बढ़ाया जा रहा है। अब एक आम आदमी जो है नागरिक, वो भी हवाई जहाज में सफर कर सकता है। पहले नहीं कर सकता था, पहले तो बहुत लग्जूरियस माना जाता था। और अब जनसंख्या भी इतनी बढ़ गई है और फिर उसमें जो है जो भी चाहे वो सफर कर सकता है, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वही वाली बात है कि आपने नहीं, अभी 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 डॉक्टर चौहान ने कहा ना कि ट्रैफिक बढ़ा है, एयर ट्रैफिक बढ़ा है, लेकिन सुविधाएं, उन्होंने इस ओर भी कहा कि भाई वही जैसे कि नहीं, वो पहले पैसेंजर ट्रेन आती थी, लोगों में लगी, साफ हुई, तुरंत वापस चल दी, बालामऊ पैसेंजर हो गई। वो उस तरह वाली स्थिति वो बता रहे हैं कि आई वो बालामऊ पैसेंजर बन के चली गई, वो रायबरेली से ही बालामऊ चली गई। तो वो वाली स्थिति। जी जी जी, हम लोग भी जो सफर करने जाते हैं तो जैसे ही उतरते हैं प्लेन से, उसके बाद तुरंत 1 घंटे के अंदर ही वो प्लेन फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है। मैं खुद हैरान हूँ कि भैया अब इसको तो कम से कम 24 घंटे तो रेस्ट होना चाहिए, उसके बाद उड़े। कंटिन्यूअस उड़ रहा है हवाई जहाज, तो उसमें कमियां आएंगी। तो अभी ये जो इतनी बड़ी जो घटना घटी है, देखिए एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही है, हादसा हादसा है, वो हो चुका है, वो हो चुका है। तो उसके लिए हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, पूरे हर फील्ड में मंथन करना पड़ेगा। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि क्या जितनी सर्विसेज ये बढ़ाते जा रहे हैं, उतने क्या कर्मचारी हैं, पायलट्स हैं, उनको किस तरीके से उनको एंगेज किया जा रहा है, क्या उनको पूरी तरह से रेस्ट मिल रहा है, क्या उनका मेडिकल होता है जब वो जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, तो वो पूरी तरीके से नॉर्मल है या नहीं है। ये सारी चीजें देखने की बात है। ये सिविल में नहीं होता है, ये इसमें होता है, डिफेंस के उसमें होता है। पर इसमें ये सब चीजों की अभी मैं कहती हूँ बढ़ोतरी होनी चाहिए और इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जीरो एरर वाली चीजें हैं। हवाई जहाज हो, रेलवे हो, इसमें आप माफी कर ही नहीं सकते। ठीक बात, बड़ी बात है रंजना जी कह रहे हैं कि आप माफी कर ही नहीं सकते। अजय शुक्ल जी आपके पास मैं आ रहा हूँ। ये एक तो ये हादसा अपने आप में बिल्कुल हिला कर रख दिया पूरे एविएशन इंडस्ट्री को, आम आदमी को। हर जो व्यक्ति या तो हवाई जहाज में सफ़र करता है या कभी उसने किया है, तो वो एक बार फिर सोच रहा, उसके सामने वो तमाम दृश्य आते हैं। आप भी फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हैं, जहाज में चलते रहते हैं, हम लोग भी यदा कदा कभी कभार नसीब हो जाता है जहाज में चलना। लेकिन अब वो सारे दृश्य नज़र आ रहे हैं कि अचानक बीच में जहाज उड़ रहा है और कहा मौसम ख़राब है, पेटी बांध लीजिए। तो लगता था कि यार बच गए, आज इस हादसे को देखकर फिर लग रहा कि तो बच गए। तो बहुत सारे भी सोशल मीडिया पर हम पोस्ट देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ना देश में आप ट्रेन से ही चलो। बहुत बुद्धिजीवी लोग, कई संपादक, कई पढ़े लिखे लोग इस बात को कह रहे हैं कि ट्रेन में ही चलो। अब बाहर मजबूरी है कि अब लंदन और फ्रांस और जर्मनी ट्रेन से नहीं जा सकते, तो जाना ही पड़ेगा। एक तो ये प्रश्न है कि ये हादसा क्या क्या चीज़ें इंगित करता है। दूसरी बात कि एक जो टेक्निकल बात यह है कि मान लीजिए कि किसी दशा में ये जहाज क्रैश भी करा, तो अगर वो हॉस्टल नहीं होता, एक सामान्य मैदान होता वहाँ पर, तो शायद बचने की संभावना ज़्यादा रहती। तो जो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो तमाम बसावट है, वो चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, ये भी बहुत बड़ा कारण हादसों का क्या होती है। क्योंकि एक एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि जब बसावट होगी तो वहाँ फिर मांस मछली ये सब चीज़ें होंगी, तो फिर चिड़ियाँ आएंगी, तो हादसे होंगे। और पहले आमतौर पर एयरपोर्ट शहरों से बाहर हुआ करते थे। अजय जी देखिए, पहले तो मैं ये बात बताऊं, अभी तक के ऐसा कोई नहीं आया है कि किसी वर्ड के कारण ये हादसा हुआ है। तो जो अभी तक की स्टेटस है उसमें वर्ड का कहीं पे वो नहीं आया है।
तो पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात, मैं जैसे अभी चर्चा हो रही थी, आपने जब शुरू किया था, यदि सामान्य कोई कारण मौजूद होता है, वर्ड के कारण ये स्थिति सिचुएशन नहीं होती कि एकदम से दोनों इंजन बंद हो जाएं और कोई चीज हो जाए, तब वो पैन पैन चिल्लाता है जी। हमारे साथ दो लोग आर्मी से जुड़े हुए हैं, उससे एयरफोर्स से, तो निश्चित रूप से वो इस बात को समझेंगे। और जब वो होता है, मतलब गंभीर हालत होती, तब मेडे मेडे चिल्ला जी, यानी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, इतना गंभीर मसला होगा तब वो ये सब कहता है। तो पहली बात तो ये। दूसरी चीज, आकाश वत्स नाम का एक व्यक्ति है जो दिल्ली से अहमदाबाद आया था, उसी फ्लाइट से आया। उसने जो बताया है, जो पूरा, और ये बात कंफर्म भी हुई कि अब कास्ट कटिंग के चक्कर में क्या कर रहे हैं, जब लैंड होना होता है तो पहले ही, थोड़ा पहले ही एसी बंद कर देते हैं, वो कर देते हैं कि हाथ तो उतरना ही है, उतनी देर ठंडा बना रहता है, और उसके बाद इसी तरीके से और कास्ट कटिंग के काम चल रहे हैं। तो इन सब कारणों से क्या होता है, बहुत सा इनका आप ये कह दिए इंजन पे नहीं, यदि ये है जब एसी बंद होता है तो तमाम चीजें बंद हो जाती हैं, जिनसे आपको एक कूल की स्थिति जो आती है वो नहीं हो पाती है जी। आप सोचते हैं उसके बाद में तो इंजन भी ठंडा हो ही जाएगा, खड़ा रहेगा, बंद रहेगा और ये होगा, सारी चीजें। वो एक समस्या जो है वो टेक्निकल समस्या भी है। और इसके अलावा जो इस घटना में हुआ, जैसे हमारे पास टाइम बहुत कम था, 1 मिनट समथिंग के आसपास में ये घटना हुई है। अब इसमें जो पूरे इतने में ही दोनों इंजन बंद हो जाना, आपको बताएं किसी भी विशेषज्ञ से बात करिएगा वो यही कहेगा, और कि ये करोड़ों में ऐसा होता है कि दोनों इंजन फेल हो जाए, करोड़ों में, थोड़े बहुत में नहीं। तो यह स्थिति हुई, और यही विमान था, इसलिए अब इसकी बात कर रहा हूं, यही विमान था अहमदाबाद से लंदन जाने को था अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही वक्त पहले, और इसी खराबी के चक्कर में इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी जी। तो जब इमरजेंसी लैंडिंग की थी तब भी ये आया था, इंगित हुआ था कि इसमें कुछ कमियां हैं, खामियां, उन्हें दुरुस्त किया जाए, उनका पूरा ओवरऑल करना था, नहीं हुआ। अब 2019 में यदि आप बात करें तो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का जो है नियम डीजीसीए ने बनाया था जी, वह नियम लागू होना था। अभी कोर्ट गए थे पायलट्स, और उसमें जब उन्होंने कहा था आज तक वो अभी लागू नहीं हुआ है, सबसे बड़ी समस्या है जी। 135 घंटे तक जो है फ्लाइट रन कर रहे हैं पायलट्स। अब आप समझ सकते हैं कि वो फ्लाइट लगातार रन करेंगे, और इंटरनेशनल फ्लाइट लंबी होती हैं, जो इतनी बड़ी फ्लाइट्स हैं, तो उनकी हालत ये होती है, गए और थोड़ा सा रिलैक्स मिला, उसके बाद फिर अगला, फिर अगला। तो ये जो किया है ना, पायलट्स कम रखो, कास्ट कटिंग के चक्कर में पायलट्स कम रखो, ये कम करो, इसको एसी बंद कर दो, इस समय ये कर दो, इन सब का नतीजा ये हो रहा है कि हम दुर्घटनाओं को खुद आमंत्रित कर रहे हैं। और यह बड़ा विषय है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी, लंदन से ही चली थी, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी जब पाकिस्तान में हमें नहीं एयर स्पेस दिया था, हम दूसरे कंट्री में किए। और आपको इसी घटना का सबक बता रहा हूं कि सबक लेने के लिए 1950 में मालाबार की पहाड़ियों के पास से गुजर रहा था, इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट थी, दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और हमारे यात्री मरे थे। और फिर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी, हमने देश का हीरा खोया था 1966 में, होमी भाभा को, उसी मालाबार की पहाड़ियों के पास में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी। मैं इसलिए कह रहा हूं, कमियां रही हैं, लेकिन उन कमियों से सीख के हमें दुरुस्त करने की जरूरत थी। हमने दुरुस्त किया, हम ये नहीं कहते, लेकिन पिछले कुछ समय से जब से निजी हाथों में दिया है, कास्ट कटिंग के चक्कर में जो हालात हुए हैं, हमने सबका जीवन खतरे में डाला है। जिस तरह से पायलट्स के ऊपर प्रेशर है, जिस तरीके से तमाम बचाने के लिए, फ्यूल बचाने के लिए, दूसरी चीजें करने के लिए जो प्रेशर है, उन सब ने जीवन खतरे में डाला है, यात्रियों का भी और हमारे देश की उस
जो प्राइम प्रीमियर हमारी ये होती थी एयरलाइंस, वो आज हमारी एक प्रकार से सबसे बुरी हालत में, और ये शिकायत बार बार आ रही है कहीं के भी यात्री हो, और वो यही शिकायत करते हैं इंडियन एयरलाइंस के में ये हो गया, इसमें ये हो गया, और ये सिर्फ इसी में नहीं, इंडिगो में भी अभी शिकायत आई है। तो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, इसके लिए हमें बड़ी गंभीरता से, और डीजीसीए जो बहाना दे के 2019 में पास किया नियम, उसी नियम को लागू नहीं करा पा रहा है। नहीं, अजय जी ये मंत्री जी किस लिए होते हैं, क्या काम करते हैं ये मंत्री जी क्या करते हैं भाई? ये एविएशन मिनिस्टर किस खेत की मूली है, वो क्या करता है भाई? एयरलाइंस थी, यात्री मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, एविएशन मिनिस्टर क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? तो आप कम से कम कड़ी कार्रवाई तो कीजिए, लीजिए उनको कीजिए, उसकी बजाय आप सिर्फ अपने लोगों को सुविधाएं दिलाने के उसमें व्यस्त रहेंगे तो साथ यही हो। अभी देखिएगा आप कुंभ के दौरान इन कंपनियों ने धुआंधार लोगों की जेबें काटी, लोग चीखते चिल्लाते रहे, और ये उस दौरान चक्कर पे चक्कर टेम्पो बना दिया था, जहाज को टेम्पो की तरह इस्तेमाल किया। आपको एक चीज बताऊं, मैं कश्मीर में था जिस समय ये घटना हुई, और उस समय जो भगदड़ मची, नतीजा ये हुआ कि फ्लाइट की टिकट इतनी महंगी हो गई, और जिनकी पहले से बुक थी आधों की तो कैंसिल कर दी कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गई, फ्लाइट का नेम चेंज किया, दूसरी फ्लाइट कर दी, और इस तरह से करके इन्होंने लूटा, और हमारे ना डीजीसीए ने कोई कार्रवाई की और ना ही हमारे यहाँ कोई सरकार के स्तर पे कार्रवाई हुई। तो यह हमारे लिए शर्मनाक है कि हम कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, कारपोरेट के लिए काम कर रहे हैं, या देश के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार को सोचना है, ये मंत्री को सोचना है, ये प्रधानमंत्री को। ठीक है, रंजना जी कुछ कहना चाह रही है, रंजना जी बोलिए, फिर बहुत थोड़ा वक्त है मेरे पास। 30,000 तक लोग दे के टिकट का पैसा गए थे, इतना क्राइसिस पैदा कर दिया था कि जिसको इमरजेंसी में जाना था उसको 80,000 रुपए, मैं जानती हूँ ऐसे व्यक्ति को जो कि 80,000 रुपए दे के फ्लाइट से गया था, इसकी कीमत 10,000 रुपए होनी चाहिए। तो इस तरीके की मनमानी। लखनऊ से पुणे मैं खुद 21,000 देकर गया, लखनऊ से पुणे 21,000। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए संसद में यह मसला उठाया गया और मंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि नहीं करेंगे, और ये सांसदों ने समस्या बताई थी कि हमें ये हो रहा है, हमें ज्यादा किराया देना पड़ रहा है, फिर भी ये हालत। अब जिस फ्लाइट की बात अजय जी अभी कर रहे हैं, उसी एक गुजरात के ही एक जोशी साहब हैं, वो भी लंदन से आए हैं, तो वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि लंदन में 2.5 घंटे ये फ्लाइट रोके रखी गई, पता नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि क्या थी, और जब वो अहमदाबाद के आकाश में दिन में 11 बजे आ गई थी ये फ्लाइट, और 1.5 घंटे ये चक्कर लगाती रही। वो बता रहे हैं कि ये बताया गया कि अब हम अहमदाबाद में उतरने वाले हैं, वो 11 बजा था उस वक्त, और उसके बाद 12:30 पे फ्लाइट लैंड की। जोशी साहब बताते हैं कि वो अपना सामान लेकर तकरीबन 1:30 बजे एग्जिट गेट पर पहुंचे हैं और टैक्सी का इंतजार ही कर रहे हैं, तब तक धमाका उन्होंने देखा और सहम कर किसी तरह अफरा तफरी करते हुए अपने घर भागे। तो इसकी तो कहानी ही अलग, इस फ्लाइट की पता ही नहीं क्या इसमें है। मैं वाजपेयी साहब को एक बार फिर इस चर्चा में शामिल कर रहा हूँ। सर, अब ये तो दुर्गति हो गई कि भाई आम आदमियों का जो जान की कीमत है उसको तो एक तरीके से दांव पे लगाया जा रहा है इन फ्लाइट्स में और तमाम जगह। मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा। जी बोलिए प्लीज। पहले तो ये जो ऑपरेशंस की बात हुई है कि कोई भी पायलट कभी भी चढ़ जाए जहाज के ऊपर और अपनी ड्यूटी पूरी कर ले, ऐसा नहीं होता है। हर फ्लाइट के पहले उसकी मेडिकल जांच होती है और तब उसको अलाउ किया जाता है। पायलट इतना डरे हुए हैं कि उसके एक दिन पहले शराब नहीं पीते हैं, और अगर पी ली है तो उनको वहीं से वापस किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जी। इसके पहले मैं आगे बताऊं, हमारा बेटा हमारा पोता दोनों सिविल पायलट्स हैं। हमारा बेटा जो है वो एक्स नेवी का है, ही वाज कमोडोर इन द नेवी, फाइटर पायलट। उसके साथ एक इंसिडेंट हो चुकी है मे डे वाली। समुद्र के ऊपर 100 किलोमीटर अपने बेस से दूर, बेस गोवा था, गोवा से हेलियट फ्लाइट थी उसकी, और वहाँ से 3 लोग आ रहे थे, उसका स्क्वाड्रन कमांडर, फ्लाइट कमांडर और वो। स्क्वाड्रन कमांडर, फ्लाइट कमांडर तो आगे निकल गए, ये पीछे थे, जिनका जहाज का इंजन बिल्कुल बंद हो गया। जी। एंड हेलियट एयरक्राफ्ट में खाली सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है।
और आप समझ लीजिए कि उसमें क्या हालत होती है पायलट की। और रात के 12 बजे का किस्सा, जी जी बेस से 100 किलोमीटर दूर रात के 12 बजे। तो उसने मेडे किया। बेस ने कहा कि यू एजेक्ट। अब उसके सामने दो ही चीज़ें थी, या तो कुछ और प्रयास करे, रिएक्शन टाइम बहुत कम, क्योंकि जहाज 12,000 फीट पर था, वो नीचे आ रहा था बराबर, जी क्योंकि जब पावर नहीं है तो जहाज तो नीचे आएगा। और दूसरा ये था कि एजेक्ट कर जाए। तो उसने सोचा कि जहाज हम खो देंगे एक तो ये, और दूसरा हमें पता नहीं कब रेस्क्यू आएगी, कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा तब तक कि हाँ ये मगरमच्छ वगैरह नीचे हैं जिनका हमारी हेल्प करेंगे। जी तो उसने उसको रिलाइट किया, एक प्रोसेस होती है, और रिलाइट में लकली वो जहाज चल गया, चालू हो गया उसका इंजन, और वो उसी लेवल पर उसी एक्सीलरेटर जो कहते हैं अपना कार के सिमली अगर दें हम, तो मतलब उसका कोई जो इंजन की पावर थी वो नहीं बढ़ाई कि पता नहीं किस कारण से ये बंद हुआ है, और हम बेस तक अगर पहुंच जाते हैं तो बड़ा सुंदर है। तब तक वहाँ सारी इमरजेंसीज हो चुकी थी मिडे वाली, और उसने कह दिया था कि हम एजेक्ट नहीं कर रहे हैं और हम जहाज के साथ आ रहे हैं वापस। पहुंच गया। खैर एनीवे वो तो बात की घटना है। कहने का मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना जांच के जहाज पर नहीं बैठ सकता है। दूसरा, जहाँ तक रहा उनकी ड्यूटी आवर्स 8 घंटे से अगर 1 मिनट ज़्यादा है तो उनको वहाँ से रोक दिया जाएगा कि आप उसके पहले ही रुक जाओ। 1-2 मिनट के बाद दूसरी है, मगर हम जा रहे थे क्या नाम है लंदन, और रोम में हमारा जहाज़ था, वहाँ से हमें दूसरी फ्लाइट लेनी थी। और इस पायलट को बोला गया हमारे जहाज़ को कि भाई तुम मतलब रनवे छोड़ दो, जाओ यहाँ से, अदरवाइज उसने भी वार्निंग दे दी कि इफ़ यू डोंट क्लियर आप यहाँ से नहीं जा पाओगे। और श्योर इनफ जहाँ 6 बजे उनके वो दोनों कप्तान और उनके उप कप्तान दोनों ही आ गए बाहर। अब हम वेट करते रहे 8 घंटे वेट। जब लंदन से एक्स्ट्रा क्रू आया तब हम वहाँ से उसी जहाज़ को लेकर वो लंदन गया। तो ये तो उनकी ड्यूटी आवर्स की बात है। दोबारा चर्चा चल रही है आजकल फिर सिविल पायलट्स के लिए, पर्टिकुलरली एयरफोर्स के लिए तो ये कोई नियम नहीं है। वो तो जब बताया जरूरत पड़ी तो अपना उड़ गए। ये कि 8 घंटे का भी चल रहा है, उनको जो रेस्ट डे होता है बीच में उस पर कुछ चर्चा हो रही है। खैर वो तो विषय हमारा अभी का नहीं है। इसके अलावा जो एक बात और बता रहे हैं आप, ये कि हमारे लिए जो नियम है जहाँ तक टर्न राउंड का काम है समय, आपने देखा होगा कि जो लोग किसी भी फ्लाइट, चाहे इंडिगो की फ़्लाइट हो, चाहे एयर इंडिया की हो, चाहे स्पाइस जेट की हो, हर फ्लाइट में अब कहते हैं आपके जो कार्टन है या पानी वाला है या चाय वाला है, जो कुछ भी आप फेंक दो तुरंत, ताकि जहाज तैयार रहे टर्न राउंड के लिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जितना टाइम कम से कम टर्न राउंड का होगा उतनी ही उनका भी फ़ायदा है और पब्लिक का भी फ़ायदा है। वो अपना शेड्यूल बना सकते हैं बराबर। मगर जहाज लैंड करने के बाद उसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है जहाँ कहीं भी लैंड करते हैं। हर बेस पर हमारी ग्राउंड क्रू रहता है, वो उसकी जांच करता है। वो जांच अलग होती है, वो प्रिलिमिनरी जांच है। डिटेल जांच होती है बेस पर आने के बाद। अब हमारे चौहान साहब एयरफोर्स वाले, इनको पता होगा कि हर जहाज का शेड्यूल होता है, जी। कौन सा इंस्पेक्शन है, बहुत शुक्रिया वाजपेयी सर, माफ़ी के साथ मैं रोक रहा हूँ, हम ओवरशूट कर गए टाइम को। बहुत बहुत धन्यवाद अजय शुक्ला जी, रंजना यादव जी, वाजपेयी सर, चौहान सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी जी ने बहुत बढ़िया बातें कही। ये एक आदर्श स्थिति है और मुझे लगता है ऐसा ही पालन होता होगा। लेकिन ये जो हादसे हैं ये बहुत सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जिम्मेदार लोग हों इस हादसे को बहुत एक तरीके से एनालाइज करें, कारणों को ढूंढें और बाकी भविष्य में कभी इस तरह के हादसे ना हों ये सुनिश्चित करें। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।